नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने नैम के बारे में बात कर लिया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें सबसे पहले बात करेंगे 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में। आसियान क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन अर्थात संगठन है आसियान। अब इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन? जैसे वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी देश आसियान के मेंबर हैं। क्या भारत आसियान का मेंबर है? जी नहीं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, क्योंकि भारत आता है साउथ एशिया में। ठीक है, भारत आता है साउथ एशिया में, और ये जो संगठन है वो साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। अब बात करते हैं तो इसकी 35वीं बैठक कहाँ हुई? इसकी 35वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में 2 से 3 नवंबर 2019 के बीच। इस बार इसका थीम क्या रहा? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता की गई थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा के द्वारा। प्रयुत चान ओ चा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया, और लास्ट में इस सम्मेलन के अंत में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री को सौंप दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें एक खास बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो RCEP के बारे में है। ठीक है, भारत ने RCEP में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, इसमें मोदी जी ने भाग लिया था, तो भारत ने RCEP में शामिल होने से मना कर दिया। RCEP क्या है? RCEP 10 आसियान देश प्लस 6 बाकी अन्य देश। 6 कौन देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये सभी राष्ट्र मिल करके एक मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कहा कि अगर हम ये मुक्त व्यापार समझौता करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिया में चाइनीज़ मालों की डंपिंग कर दी जाएगी। इस वजह से भारत ने अपनी शर्तों को रखा, और भारत की शर्तें अगर मान्य होंगी तभी भारत RCEP ज्वाइन करेगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो भारत के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया। क्लियर हो गया? तो ये आपका मेंस का टॉपिक बनता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत ने RCEP में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है। अब यहाँ पर देखें तो 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? वियतनाम की राजधानी हनोई में। 35वां कहाँ पर? बैंकॉक में, और 36वां वियतनाम की राजधानी हनोई में। आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 के बारे में है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनके आह्वान पर UN क्लाइमेट एक्शन समिट का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और उसको गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं क्या क्या खास बातें रहीं। सम्मेलन में 65 देशों और मुख्य उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि कैलिफोर्निया, इन्होंने कहा कि वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती करते हुए नेट जीरो तक लाने का वादा किया। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे जलवाष्प, वाटर वेपर, CO2, मीथेन, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर पृथ्वी है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाए? -20 डिग्री, अर्थात पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो जो पार्थिव विकिरण होती है उसको एब्जॉर्ब करके पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाए रखती हैं, जिससे यहाँ पर सामान्य जनजीवन संभव होता है और पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। लेकिन अगर यही ग्रीन हाउस गैसेस जब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाती हैं मानवीय प्रयासों से, या फिर बहुत मानवीय प्रयासों का मतलब हम जो लकड़ी जलाना, ठीक है, और मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इन सब वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये पार्थिव विकिरण को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल से क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है। और इसी को टारगेट रखा गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि यह 17 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए इस सदी के अंत तक। हालांकि अगर 17 भी होता है तो आपको बहुत ही पर्यावरणीय दशाएं ऐसी देखने को मिलेगी, कहीं पर बाढ़, सूखा एक साथ देखने को मिलेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं
इतना भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस समझ में आ गया आपको। और ग्रीन हाउस आया कहाँ से था? तो ग्रीन हाउस आया था जो यूरोप है, ठंडा प्रदेश है, आपको पता है। तो वहाँ पर एक शीशे का घर बनाया जाता है और वहाँ पर खेती करने के लिए ये काम क्या करता है, ये जो सौर विकिरण है, शीशे का जो घर है, ये सौर विकिरण को तो आने देता है, लेकिन अब पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देगा। इस सौर विकिरण को पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया, जब एब्जॉर्ब करके वो उसे रिलीज करेगी तो वो क्या कहलाया? पार्थिव विकिरण, ठीक है। ये लघु तरंग दैर्ध्य है और ये शॉर्ट वेव है और ये लॉन्ग वेव है। तो लॉन्ग वेव को ये जाने नहीं देता और अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे अंदर की दशा जो होती है, पर्यावरणीय दशा, वो कृषि के अनुकूल हो जाती है। तो ये एक ऐसा हाउस बन गया जिसके अंदर खेती हो सकती है, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस। तो अगर ये काम यहाँ पर कांच ने किया, अगर यही काम कोई गैस कर रही है जो पार्थिव विकिरण को रोक ले रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अब बात करें तो इसमें कैलिफोर्निया जैसे राज्य और कुछ जो देश हैं, उन्होंने कहा कि 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस में पूरी तरीके से कटौती कर देंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, फ्रांस ने घोषित किया कि जो देश पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का उल्लंघन करेंगे, हम उनसे व्यापारिक समझौता नहीं रखेंगे। जैसे अमेरिका ने कहा था कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग होते हैं, हालांकि जो बिडेन ने कहा कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में शामिल होंगे अगर हम राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है। जर्मनी ने भी कहा कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया उसने। और यहाँ पर भारत ने क्या किया? देखिए, भारत का टारगेट है कि 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया जाए, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा हमारे यहाँ भी टारगेट रखा गया है 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी और जिसे बढ़ा करके कितना किया जाएगा? 450 गीगावाट तक किया जाएगा 2022 तक, ठीक है। इसके अलावा भारत के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया CDRI के बारे में। CDRI क्या है? आपदा लोच अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हो जाता है, ठीक है, मेंस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का। CDRI क्या है? इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रा, अर्थात यह एक ऐसा मंच के रूप में अपनी सेवा प्रदान करेगा जहां आपदा और जलवायु के अनुकूल और संरचना के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी और उसका आदान प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब, विश्व के देश एक मंच पे आएंगे और उनके पास जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित जानकारी सबके पास है, आपको पता है। तो सभी अपनी जानकारियों को साझा करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे आपदा से निपटने के लिए या आपदा के से प्रत्यास्थ घरों को बनाया जा सकता है, इंफ्रा को बनाया जा सकता है। आपको पता है कि आपदा के समय सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है? जान माल का तो नुकसान होता ही होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रा को होता है। पुल टूट गया, घर टूट गया, ये सब चीज़ें टूट गई। तो जापान, आपको पता है कि यहाँ पर सुनामी, भूकंप आते रहते हैं, लेकिन यहाँ के घर कभी टूटते नहीं हैं। तो उसके पास ऐसी तकनीकी है जिसके आधार पर विश्व के अन्य देशों में जहाँ पर आपदाएं ज़्यादा आती हैं, ऐसे घरों का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे इंफ्रा का निर्माण किया जा सकता है जिन्हें आपदा से नुकसान ना पहुँचे। तो ये जो CDRI है, ऐसे ही मंच के रूप में काम करेगा जहाँ पर दुनिया के देश सामने आएंगे और वो अपने देश की जानकारी को दूसरे देशों से शेयर करेंगे, ठीक है। और इसका सहायक सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका सहायक सचिवालय है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2019, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में। थीम क्या था? उद्यमिता और नई तकनीकें ब्रिक्स युवाओं की अंतर्निहित क्षमता को विकास की ओर किस प्रकार से ले जाएं। हालांकि इन सब का रिजल्ट क्या होता है पता नहीं चलता, कि बस सिर्फ आयोजन ही होता है या इसका कभी कंक्लूजन भी कुछ निकलता है, ठीक है। तो इस बार का इसका थीम है उद्यमिता और नई तकनीकें ब्रिक्स युवाओं की अंतर्निहित क्षमता को विकास की ओर कैसे ले जाएं, ठीक है। ये इसका टॉपिक था। चलिए, और इसमें कोई भी खास बात नहीं है। UNCCD COP14 इसकी बैठक हुई कहाँ पर? हमने बात किया था कि जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें जो UNCCD है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, उसकी बैठक हुई COP14 कहाँ पर? 2 से 13 सितंबर को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए
भारत के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इसका आयोजन किया गया। COP14 की बैठक हुई ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और इसमें मोदी जी ने भी इसको संबोधित किया था। इसका थीम क्या था इस बार? तो इसका थीम था भूमि को पुनर्स्थापित करें, जीवन को बनाए रखें, रिस्टोर लैंड टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में पहली बार UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया गया। तो ये पहली बार है जब CCD की बैठक भारत में हुई। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, अर्थात मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये कन्वेंशन है। और जब ये सम्मेलन ख़त्म हुआ तो उसी दिन दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत जो 3 सिस्टर कन्वेंशंस हैं, वो COP हो, वो चाहे FCCC हो, CCD हो और CBD हो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CCD मतलब कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, CBD कन्वेंशन टू कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और FCCC ये तीनों सिस्टर कन्वेंशन हैं। और याद रखिएगा, भारत इन तीनों सिस्टर कन्वेंशन की अध्यक्षता कर चुका है। FCC की अध्यक्षता कब किया उसने? तो 2002 में COP8, ठीक है, COP8 की अध्यक्षता भारत ने किया था नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं, श्रीलंका संसदीय चुनाव के बारे में है। श्रीलंका में चुनाव हुआ 6 अगस्त 2020 को और प्रधानमंत्री किसे चुना गया? महिंदा राजपक्षे को। महिंदा राजपक्षे की पार्टी का क्या नाम है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी पार्टी का नाम है श्रीलंका पोडुजना पेरमुना, ठीक है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? महिंदा राजपक्षे। आगे चलते हैं, सीरिया में संसदीय चुनाव हुआ। सीरिया में बशर अल असद के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय प्रगतिशील मोर्चा ने 177 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, ठीक है। उस समय यहाँ पर आप देखें तो बशर अल असद को फिर से संसदीय चुनाव में जीत हासिल हुई है। और इनकी पार्टी क्या है? इनकी पार्टी है बाथ पार्टी, ठीक है। इन्होंने एक मोर्चा बनाया है, जैसे भारत में UPA और NDA है, उसी तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय प्रगतिशील मोर्चा है। इनकी बाथ पार्टी के साथ इन्होंने विजय हासिल किया, ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ के। चलिए आगे चलते हैं, सिंगापुर में आम चुनाव हुआ। सिंगापुर में 10 जुलाई 2020 में अभी हाल ही में चुनाव हुआ और वहाँ पर पीपल्स एक्शन पार्टी के ली सिएन लूंग लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या नाम है? ली सिएन लूंग। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। आइसलैंड में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो आइसलैंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं गुडनी जोहानसन को आइसलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया दूसरी बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मलावी में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। मलावी में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीता? तो लाजरस चकवेरा, ठीक है। क्या नाम है? लाजरस चकवेरा। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव का पद जीता, ठीक है। मलावी की लोकेशन आप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यह है अफ्रीका में यहाँ पर आप देखें तो ये मिलेगा आपको मलावी। इसका पुराना नाम होता था न्याशालैंड, ठीक है, मलावी। चलिए आगे चलते हैं, इसराइल में संसदीय चुनाव हुआ और किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तो इस बार जो 2 प्रधानमंत्री हैं एक साथ काम कर रहे हैं, क्रम से काम करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्स, ठीक है। बेनी गैंट्स और बेंजामिन नेतन्याहू ये क्रम से प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि गठबंधन सरकारें वहाँ पर चल रही हैं। आगे चलें, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? तो इनका पहला नाम आप याद रखिए, कैटरीना, ठीक है, कैटरीना। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं तो कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ, ठीक है। तो आप पहला नाम याद रखिए, आसान है, कैटरीना। ये ग्रीस की 13वीं राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ खास बात है, ये विश्व की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, ठीक है। लेकिन विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं अर्जेंटीना की इसाबेल मार्टिनेज डी पेरान। जब इनके पति की डेथ हो गई थी तो इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। क्योंकि ये चुनाव के द्वारा नहीं आई थी, इस वजह से ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नहीं है। आगे चलें, सना मारिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री, फिनलैंड की प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था, फिनलैंड, ठीक है। नाम क्या है? सना मारिन। 34 साल की एज में ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनती हैं, ठीक है, सना मारिन। यहाँ पर बात करें तो राजीव गांधी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये भी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के 40 वर्ष की आयु में, ठीक है। आगे चलते हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो गोटाबाया राजपक्षे जीते।
और वहाँ पर आपने देखा था प्रधानमंत्री में महिंदा राजपक्षे जीते थे और ये गोटाबाया राजपक्षे हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। तो इन्होंने राष्ट्रपति पद का पद संभाला। ठीक है, तो दोनों, एक भाई राष्ट्रपति हो गए, एक भाई प्रधानमंत्री हो गए। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो ट्यूनीशिया कहाँ पर है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया अर्थात उत्तरी अफ्रीका में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ पर एटलस पर्वत है। तो ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो राष्ट्रपति चुनाव के पद पर कौन निर्वाचित हुआ? तो काइस सईद। ठीक है, काइस सईद, इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। आगे चलते हैं, कनाडा का संघीय चुनाव हुआ। तो कनाडा, आपको पता है कि कनाडा से ही हमने संघीय शासन प्रणाली भारत में लिया है। ठीक है, तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी विजय हासिल करती है और जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और कनाडा वगैरह में, ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्तियों का भी काफ़ी दबदबा रहता है। अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। क्या नाम है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति का? अल्बर्टो फर्नांडिस। चलिए आगे चलें। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? जोको विडोडो। आपको और कुछ भी नहीं याद रखना है, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, दूसरे देश के बारे में, कौन सी उनकी पार्टी है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। उष्णकटिबंधीय महाचक्रवात अम्फान। चक्रवात जो टॉपिक आपका ज्योग्राफी का है, यहाँ पर हम सिर्फ उसके नाम के बारे में बात करेंगे। अम्फान, ये जो IMD के द्वारा इसे सुपर साइक्लोन के रूप में घोषित किया गया और इससे भारत, बांग्लादेश, मुख्य रूप से भारत का कौन सा? पश्चिम बंगाल ज़्यादा इससे प्रभावित रहा। तो अम्फान कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, चक्रवात के बारे में आप पढ़ते हैं कि इसके केंद्र में कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। ठीक है, और जो चक्रवात की आंख होती है वो पूरी तरीके से शांत होती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है। लेकिन जैसे जैसे आप किनारों की ओर जाएंगे तो सबसे खतरनाक स्थितियाँ बनती जाती हैं। आगे चलते हैं। तो एक दूसरा चक्रवात, और हाँ, ये जो अम्फान नाम है ये किसके द्वारा नाम सुझाया गया था? थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। निसर्ग चक्रवात, ये कहाँ पर आया था? तो निसर्ग आया था अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में, इससे महाराष्ट्र थोड़ा प्रभावित था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो नाम की लिस्ट है जो अब आने वाले चक्रवातों का नाम रखा जाएगा। जो पुरानी लिस्ट थी वो अम्फान पे जाकर के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो नई लिस्ट अब जारी की गई IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश ने निसर्ग नाम रखा था, अम्फान रखा था थाईलैंड ने। अब इसके बाद जो चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा? गति। चाहे वो इंडियन ओशियन में कहीं भी आए, ठीक है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? गति। और ये नाम किसने दिया है? इंडिया ने दिया। उसके बाद जो चक्रवात आएगा उसका नाम होगा निवार, उस ईरान ने नाम दिया। उसके बाद होगा बुरेवी, और उसका नाम किसने दिया था? मालदीव्स ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हर देश अपनी ओर से नाम की एक लिस्ट प्रदान कर देता है और उसी के आधार पर ये लिस्ट पूरी जारी की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हरिकेन डोरियन। तो हरिकेन कहाँ पर आता है? आपको पता है अटलांटिक ओशियन में, जो मेक्सिको की खाड़ी है उसके आसपास जब तूफान आता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहामा द्वीप से टकराया था। बहामा द्वीप पर किसका अधिकार है? अमेरिका का। ठीक है, तो ये बहामा से टकराया था। अटलांटिक ओशियन में कौन आया? हरिकेन। तो दोस्तों ये टॉपिक रहा, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वित्त के बारे में है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वित्त से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, पहले उसको कवर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।